तो हमको लगा कि ये सफल नहीं हो रहा है अभी जो कैप्टिव ब्रीडिंग इसको कहते हैं, उसकी जगह में जाकर कैप्टिव ब्रीडिंग किया जाए, उसको आधार बनाकर बिजनेस किया जाए। तो जो हमारे यहाँ के जल संसाधन है हमें उसमें काफ़ी मछलियाँ हैं जिसका मछुआरे चलाते हैं नदियों में। नमस्कार सर, आज के लोक संवाद कार्यक्रम प्रथम सोमवार अप्रैल माह के लोक संवाद कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। दिनांक 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का यह निर्देश हुआ था कि जो अगला लोक संवाद कार्यक्रम होगा उसमें महिला सशक्तिकरण की जो हमारी नीति है उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग केवल प्रथम जो अप्रैल में जो पहला सोमवार का कार्यक्रम होगा उसमें महिलाओं से संबंधित और महिलाओं के ही सवाल या महिलाओं के ही जो सुझाव हैं वो हम लोग इस दिन लेंगे। और मुझे खुशी है कि आज अपना सुझाव देने के लिए करीब 13 महिलाएं पूरे राज्य भर से यहाँ पर आई हैं। आज जो मुख्य सुझाव हैं वो शिक्षा विभाग से संबंधित 6 सुझाव हैं, गृह विभाग से संबंधित 1, आर्ट कल्चर और यूथ विभाग से 1, हेल्थ विभाग से 1, पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग से 1, भवन निर्माण विभाग से संबंधित 1, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से 1 और लेबर डिपार्टमेंट से 1 सुझाव प्राप्त हुए हैं। पहले सुझाव करता है डॉक्टर एम कुमारी जो पटना से हैं, वो अपना सामने आकर अपना सुझाव माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखना चाहेंगे। यह सुझाव एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी डिपार्टमेंट से संबंधित है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों का मैं डॉक्टर एम कुमारी अभिवादन करती हूँ। बिहार में जल आधारित रोजगार के विविध क्षेत्र के विकास की संभावना विषय को ध्यान में रखकर मैं कुछ सुझाव देना चाहती हूँ। जल संसाधन के दृष्टिकोण से बिहार देश का समृद्धशाली राज्य है। राज्य में बड़ी नदियों जैसे गंगा, कोसी, सोन, बागमती, गंडक के अतिरिक्त विशाल जल क्षेत्र, टैंक, तालाब, चौक, जलाशय इत्यादि के रूप में उपलब्ध है। प्रकृति प्रदत्त इन विशाल जल संसाधनों को आधार बनाकर राज्य में रोजगार के विविध कार्य किए जा सकते हैं। रोजगार मूलक कार्यों की सूची में रंगीन मछली पालन आधारित उद्योग की परिकल्पना एक आकर्षक एवं लाभदायक कार्य है। राज्य में खाने योग्य मछली के साथ ही विभिन्न प्रकार की वैसी रंगीन मछलियाँ पाई जाती हैं जिनकी देश दुनिया में बहुत मांग है। प्रदेश के जल स्रोतों में पाई जाने वाली रंगीन मछली जैसे बाग, नोचेस, गुरेमीज, मूरल्स, ग्रासफिश, कैटफिशेस ऐसी मछलियाँ हैं जिनका रंगीन मछली पालन व्यवसाय में बहुत मांग है।
रंगीन मछली पालन आधारित उद्योग आज दुनिया में स्वरोजगार बढ़ाने का एक उदीयमान क्षेत्र माना जा रहा है। दुनिया के लगभग 140 से 150 देश रंगीन मछली व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे गांव के कम पढ़े लिखे तथा कम साधन संपन्न लोग कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ विशेष दक्षता प्राप्त तथा साधन संपन्न लोग भी कर सकते हैं। देश के कुछ भागों, विशेष रूप से पूर्वी एवं दक्षिण भाग के क्षेत्रों में रंगीन मछली पालन आधारित विभिन्न कार्यों में महिलाओं की संलग्नता एवं उनकी सुदृढ़ होती आर्थिक स्थिति से संबंधित प्राप्त आंकड़ों के अनुसार यह कहा जा सकता है कि महिलाएं अपनी दिनचर्या में से 2-4 घंटे का समय निकालकर अपनी सृजनात्मक कल्पना शक्ति तथा साधन की उपलब्धता के आधार पर रंगीन मछली पालन से संबंधित व्यवसाय अपने घरों के आसपास या अपने घरों के छत पर भी कर सकते हैं। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि वे प्रदेश में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के जल संसाधनों में पाई जाने वाली रंगीन मछली से संबंधित आवश्यक जानकारियों से जिला, प्रखंड, गांव के स्तर के लोगों को अवगत कराने की दिशा में उचित कार्रवाई करें। बिहार में रोजगार मूलक कौशल विकास से संबंधित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम में रंगीन मछली पालन आधारित व्यवसाय को भी जोड़ा जाए। रंगीन मछली पालन के साथ बहुत सी अन्य गतिविधियाँ जुड़ी हुई हैं। उदाहरण स्वरूप मछलियों को रखने के लिए हमें मछली घर, जिसे सामान्य रूप से हम एक्वेरियम कहते हैं, की आवश्यकता होती है। शीशे के विभिन्न प्रकार के मछली घर का निर्माण कार्य अपने आप में एक लाभदायक व्यवसाय है। विशेषज्ञों के अनुसार रंगीन मछली पालन आधारित विभिन्न कार्य हमारे लिए रोजगार के अनेक अवसर प्रदान कर सकते हैं। बिहार के विकास हेतु में एक अन्य सुझाव भी देना चाहता हूँ। बड़ी नदियों सहित अन्य सभी प्रकार के जल संसाधन जो हमें रोजगार के अनेक अवसर प्रदान कर रहे हैं, उसे प्राकृतिक रूप से कैसे स्वच्छ रखा जाए, इस तथ्य को केंद्र में रखकर मैं एक और जीव की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। यह जीव कछुआ एवं कुर्म है। सामान्यतः कछुए धरती पर रहते हैं तो कुर्म जल है। प्रकृति ने एक और जहाँ इन जीवों को विशिष्ट शारीरिक रचना कवच के रूप में प्रदान की है, तो दूसरी तरफ इनके भोजन में ऐसी चीजें शामिल की हैं जिनकी उपस्थिति से नदी सहित हमारे जल स्रोतों के जल की गुणवत्ता प्रभावित होती है। कछुआ एवं कुर्मों का भोजन नदियों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सड़े गले वनस्पतियाँ तथा जंतुएं हैं। पूर्व नदी में उपस्थित सड़े गले जीव जंतुओं के साथ मृत मवेशियों, मनुष्यों के अधजले शरीर सहित अनेक प्रकार के हानिकारक पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण कर उन्हें साफ करता है। इसी कारण से कुर्मों को नदी जल का प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहा जाता है। इसकी उपस्थिति जल के स्वच्छ होने का संदेश देते हैं। विगत कुछ दशकों में मनुष्यों के विभिन्न गतिविधियों के कारण इन उपयोगी जीवों का अस्तित्व प्रभावित हुआ है। कुछ प्रजातियां तो विलुप्त हो गए हैं तथा कुछ विलुप्तता के कगार पर हैं। इन्हीं कारणों से बिहार में कछुआ एवं कुर्मों पर वांछित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य नहीं हो सका है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करती हूँ कि इन जीवों से संबंधित वैज्ञानिक जानकारियों से प्रदेश की जनता को अवगत कराने की दिशा की ओर ध्यान दिया जाए। यदि अनुसंधान प्रतिवेदन के आधार में राज्य में चयनित स्थान पर कछुआ अभ्यारण्य की स्थापना हो जाती है, तो यह प्रदेश की जनता के साथ पूरे देश के लिए एक आकर्षक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो सकता है। वैज्ञानिक महत्व के साथ ही कछुआ एवं कुर्मों के प्रति सांस्कृतिक एवं धार्मिक कारणों से बड़े ही आदर का भाव रखा जाता है। बिहार में कछुआ अभ्यारण्य की स्थापना रोजगार के अनेक नए अवसर को सृजित करेगा। आगामी 23 मई 2017 को वर्ल्ड टर्टल डे है। इस दिन भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में इन जीवों को संरक्षित एवं संवर्धित करने हेतु अनेक कार्यक्रम होते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि बिहार में भी 23 मई 2017 से कछुओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कार्यक्रम का शुभारंभ करें। संक्षेप में मैं राज्य की नदियों सहित विभिन्न जल संसाधनों में पाए जाने वाले देसी रंगीन मछली एवं कछुओं के संरक्षण एवं संवर्धन के साथ इन उपयोगी जीवों को केंद्र में रखकर रोजगार के नए अवसर को सृजित कर उसे विभिन्न समुदाय श्रेणी के नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ। इन सभी कार्यक्रमों में विभिन्न स्तर पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ।
बार कोड वाला है, ये बार कोड दे दिया गया है, हम किसी को देते हैं तो वहाँ से मिला है तो नमस्कार सर, ये अच्छा सुझाव है सर, इसको मैंने देखा है। इसमें ये दो इश्यूज पे बात कर रहे हैं सर। एक तो कमर्शियल लेवल पे ऑर्नामेंटल फिशरीज को कैसे डेवलप करें। दूसरा इशू है सर कि नदियों में और अन्य जल स्रोत करके हम लोग फिर ऑर्नामेंटल फिशरीज को डेवलप कर सकते हैं सर। ये सब काम भी हम कर सकते हैं सर। ये एक इनका सुझाव है 20 मई के बारे में। टर्टिल सर, टर्टिल आई थिंक सर इट कम्स अंडर एनवायरमेंट विभाग, पर्यावरण विभाग के अंदर आता है शायद। हम लोग नहीं देखते सर टर्टिल्स का, फिशरीज नहीं देखता है सर। प्रोटेक्टेड स्पीशीज है, उसका व्यवसाय व्यवसाय नहीं किया जा रहा है, उसको संरक्षित करना है। नहीं सुझाव इनका हाँ सर, मुक्त करिए, इस बारे में करेंगे बहुत। वर्ल्ड टर्टिल डे मनाने के बारे में बोल रही हैं और उसकी कंजर्वेशन के बारे में बात कर रही हैं। इनके साथ बैठ करके जो बाकी जो रंगीन मछली के बारे में सुझाव दिया था, बात कर लिया सर, मैं ऑलरेडी आई स्पोक टू हर, डिस्कस विद हर सर। उसका कोई डेवलप हुई नहीं। यस सर, बात किया सर ऑलरेडी। बहुत अच्छा सुझाव। हमारे वो नहीं सीख पा रहे हैं, वो नहीं जानते हैं। जैसे मैंने कुछ डिस्ट्रिक्ट में मैंने विजिट किया है तो 1 to 9 मुझे लगता है कि उनको इस चीज़ का शिक्षा दिया जाए। अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि वो पढ़ तो रहे हैं लेकिन उन्हें चाहिए कि उन्हें कोई सिखाए, कोई इस चीज़ को अवेयर करे। बहुत सिर्फ पटना या फिर मिथिलांचल ही क्यों, बिहार के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ के बच्चे इस चीज़ से अवेयर हो, तो इस चीज़ के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए। एक प्राइमरी स्टेज पे बच्चों को इस चीज़ की शिक्षा दी जाए, जिससे होगा क्या कि जो भी आर्टिस्ट हैं, जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। जो भी आर्टिस्ट सीख रहे हैं, लाइक हम लोग हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम प्रोफेसर बन सकें या फिर टीचर बन सकें। और मिथिला पेंटिंग हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि इसमें एक सर्टेन स्कोप नहीं है। अगर सर्टेन स्कोप एक प्रोवाइड हो जाता है तो लोग फिर इसको स्टार्ट कर देंगे कि लाइक मैं मिथिला पेंटिंग करती हूँ, इसमें एक स्कोप है, एज ए टीचर मुझे गवर्नमेंट जॉब देगी। तो इसको एक हेरिटेज को एक सिक्योर करने के लिए ये मुझे लगता है कि ये कदम उठाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है इस कला को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की गतिविधियाँ होनी चाहिए, ताकि मिथिला पेंटिंग कैसे इंटरेस्टिंग बना सके बच्चों के बीच में, जो हमारे यूथ है उनके बीच में। सहरसा डिस्ट्रिक्ट है, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट है, वो लोग नहीं जानते इस चीज़ को। फोक आर्ट है देखो, लेकिन ये कैसे बनता है नहीं जानते। तो ऐसी ऐसी जगह पे हम जैसे यूथ जाके अवेयर करें उनको, तो इस तरह का कुछ प्रोविज़न निकाला जाए। उसके बाद है सरकार द्वारा सभी सरकारी संस्थाओं और होटल्स को यह निर्देश दिए जाएं कि सभी दफ्तरों में मिथिला पेंटिंग्स लगाना अनिवार्य है। किसी कार्यक्रम में दिया जाने वाला सम्मान मिथिला पेंटिंग से जुड़ा हुआ हो। आपके जितने भी कार्यक्रम होते हैं नो डाउट कि उसे मिथिला पेंटिंग दिया जाता है, लेकिन एक ऐसा प्रोविज़न हो कि जितने भी सरकारी संस्थान हैं वहाँ पे जितने भी जो भी बाहर से रिलेटेड आते हैं तो उनको वही चीज़ प्रोवाइड किया जाए। इससे क्या होगा ना कि जो भी हमारे लोकल आर्टिस्ट हैं उनको जॉब बहुत आसानी से मिल सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है सरकारी विभागों की वेबसाइट पे मिथिला पेंटिंग्स को जगह दी जाए। लाइक आउट ऑफ इंडिया अगर कोई भी हमारे बिहार का वेबसाइट खोलता है ना तो उसको सबसे पहले एक मिथिला पेंटिंग की झलक मिले, एक लोगो ऐसा कोई क्रिएट हो कि उसको सबसे पहले मिथिला पेंटिंग की झलक मिले, ताकि वो इस चीज़ को देख के काफ़ी उनको लगे कि अरे ये तो है बिहार में। इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट है सबसे बड़ी पहल है जिसे युवाओं को जोड़ा जा सकता है, मिथिला पेंटिंग को फैशन ट्रेंड से जोड़ना। फैशन शोज में मिथिला पेंटिंग्स दिखे, वेस्टर्न क्लोथ में मिथिला पेंटिंग्स का फ्यूज़न हो। जैसे हम यूथ हैं तो हम मिथिला पेंटिंग्स नहीं पहनते, 30 के बाद ही ऐसा परसेप्शन बन गया कि 30 साल के बाद ही लोग मिथिला पेंटिंग्स पहन सकते हैं, साड़ी पहन सकते हैं, जो भी है, लेकिन हमारे यूथ नहीं पहनते। वो इसलिए नहीं क्योंकि ये इंटरेस्टिंग नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि सर आप इसको एक फैशन शोज, चाहे वो 6 मंथ पे हो या फिर 1 साल पे हो, एक ऐसे फैशन शोज हो जो कि बेस्ड हो मिथिला पेंटिंग में। और जो वेस्टर्न क्लोथ्स हैं, लाइक आजकल के बच्चे जो भी हैं, जैसे हम लोग हैं वो क्रॉप टॉप पहनते हैं, कोई जीन्स पहनते हैं, कोई स्कर्ट, कोई हॉट पैंट, इस तरह की चीज़ें पहनते हैं। तो हम उसमें मिथिला पेंटिंग का फ्यूजन करें ताकि यूथ पहनेंगे
तो वो अदर स्टेट में जाएगा। अदर स्टेट में जाएगा तो नई चीज़ को हम बरकरार रख सकते हैं और अवेयरनेस ऑलरेडी ये फैलता जाएगा। अगर यूथ पहनते हैं तो यूथ से बड़ा अवेयरनेस कोई नहीं फैला सकता है। थैंक यू सो मच। पेंटिंग के लिए ग्रुप भी बनाया गया है। सर मिथिला चित्रकला संस्थान 3 साल के डिग्री कोर्स के लिए भी अभी हम रिक्वेस्ट किए हुए हैं, वो प्रोसेस हो रहा है सर। ये जो होगा सर प्राइमरी के लिए तो नहीं होगा, सर्टिफिकेट कोर्स न्यूनतम योग्यता मैट्रिक पास एवं डिग्री के लिए न्यूनतम 10+2 का प्रावधान है। उसके लिए सिलेबस भी सर्टिफिकेट कोर्स के लिए हम लोगों ने बना लिया है सर। डीएम को भी जो वहाँ सचिव इसके सोसाइटी के हैं उनको निर्देश दिया गया है रेंटल पर आइडेंटिफाई भी कर लें और उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर्स भी रख के एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है, उसके माध्यम से रख के इसको स्टार्ट किया जाए। गाइडलाइन बना के इसको प्रेषित किया गया है सर। तो बहुत शीघ्र इस साल सर देखिए डिसीजन आज से 4 साल पहले लिया चित्रकला संस्थान बनाने उसी जमीन को शिक्षा विभाग से वो जमीन उपलब्ध कराई। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि पिछले 3 वर्षों में कोई प्रगति नहीं हुई, इसको जरा तेज करिए। यही समस्या वो किराए के मकान में वो उस ढंग से संचालित नहीं है। इसके लिए पूरा जो स्ट्रक्चर हम लोगों का कंसेप्ट था इसका अनाउंसमेंट किया था वहाँ मेरे ख्याल से 11 सेवा यात्रा के उसी समय ये डिसीजन था कि मिथिला चित्रकला संस्थान की स्थापना हो। और यहाँ तक तो हमें याद है कि स्कूल में बाजाबता जमीन अलॉट किया गया, लेकिन अभी तो आप बता रहे हैं कि उसका डिजाइन बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने नहीं तैयार किया है। तो ये इंस्टीट्यूट भी हो इसका एक आर्टिस्टिक डिजाइन हो, ये कोई कॉमन बिल्डिंग की तरह नहीं, इसका एक आर्टिस्टिक डिजाइन। और आप जानते हैं इस गांव में ऑलरेडी वो मिथिला पेंटिंग का सेंटर तो दोनों जगह हम गए दोनों जगह पर गए हुए और बहुत सारे पद्मा अवार्डी लोगों से मुलाकात और उसके बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया। तो इस काम में जरा देखी लाइए, इनका जो विचार है एक तरह से उसका निर्णय हो चुका है, लेकिन इसके अलावा कई और चीज़ें अब जैसे जो भी हम लोगों के गेस्ट आते हैं बाहर उनको हम लोग मिथिला पेंटिंग का भागलपुर का शिल्प मिथिला पेंटिंग यही सब प्रोवाइड कर। और अभी जो बापू के चंपारण सत्याग्रह का 100वां साल का आयोजन हुआ उसकी शुरुआत होगी 10 अप्रैल, इसमें देश भर के गांधी विचारक आएंगे और 2 दिन तक विमर्श है। उन सबों को जो हम लोग सम्मानित करेंगे उसमें वही इस प्रकार का हम लोगों ने तय किया। सर इसमें जो वो अलग है, उसमें वही डिजाइन किया जाएगा जो बापू के चंपारण सत्याग्रह को इंगित करे और मिथिला स्टाइल। और वो जो हम लोगों का भागलपुर का सिल्क है उसके ऊपर और वही हम सब लोगों को हम वस्त्र देना चाहते हैं। 17 अप्रैल को पूरे देश के स्वतंत्रता सेनानियां में मोस्टली सब 90+ हैं जाने और 300 से ज़्यादा लोग रेल में रिजर्वेशन तक करा चुके हैं। तमिलनाडु से लेकर साउथ के स्टेट से लेकर सब जगह के लोग आए, बिहार के लोग तो रहेंगे। उन सबों को भी जो सम्मान स्वरूप हम लोग अंग वस्त्रम प्रदान करें वो यही कंसेप्ट मिथिला पेंटिंग से चंपारण सत्याग्रह का कुछ एक पेंटिंग इस तरह से हो और भागलपुर का शिल्प तो ये ऑलरेडी डिसाइडेड और इस पर काम हो रहा है। सर इसमें उपेंद्र मारुति का हुआ है सर और आज के दिन में सर करीब उपेंद्र मारुति वहाँ बहुत काम हो रहा है जी। अभी बहुत काम हो रहा है, बहुत ट्रेनिंग हो रहा है, बेचने का जगह भी दिए हैं। अभी वहाँ से मिथिला पेंटिंग दिख भी रहा है, बहुत कोई एक्टिव काम हो रहा है। अभी हम लोग 100 मिथिला पेंटिंग का बेस वहाँ हो रहा है। अभी जो पुस्तक मेला लगा तो देश भर के आर्टिस्ट है और देश भर के कई प्रकार की जो कला है वो एक जगह सिंक्रोनाइज किया और वो 13 फीट बाई 13 फीट वो इतना बड़ा
पेंटिंग का आकार हो गया है कि अभी उसको नए एनेक्सी बिल्डिंग में ले जाकर इंस्टॉल करना है। वो वने मार्ग में, क्योंकि वहाँ ऐसा था जहाँ उसके अंदर रखा जा सकता था, वहाँ रखा, लेकिन उसको डिस्प्ले भी किया गया। उसको जो मिथिला पेंटिंग को काफ़ी प्रोमिनेंस मिला। और याद है ना जो पद्मश्री जिनको मिला, हाँ, वही तो बना रहे इसमें रंग भरने लगे, कितनी कमर में रंग भरा है। सर मैंने भी दो स्टॉल्स लाए आकर्षण है, बल्कि पूरे तौर पर हम लोग उसको मूव करते हैं, तो सिर्फ संरक्षण की बात है, लेकिन स्टेट की तरफ से उसको हम लोग मूव करते हैं। साहब ये स्टेट उनको प्रमोट करते हैं, और जैसा चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया, एक बार जाकर देख लीजिए काम को जरा। सर ये उपेंद्र मारुति सर जल्दी करेंगे। सर ये उपेंद्र मारुति फिल्म संस्था सर अलग से हम लोग स्टेट अवार्डी घोषित करते हैं हर साल, और इस बार सर हम लोगों ने एक उपेंद्र मारुति सर्टिफाइड शिल्पी भी घोषित किया सर। इसमें हम लोग जितने भी मधुबनी पेंटर्स हैं उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। सर जैसे कि आपने कहा सर शॉल, सर करीब आज के दिन में 250 पेंटर्स उस शॉल को पेंटिंग में लगे हुए हैं, जो महात्मा गांधी के सत्याग्रह का, चंपारण सत्याग्रह का जो कॉन्सेप्ट है उसको पेंट करने में लगे हुए हैं। और भागलपुर के सर वीवर्स, मैंने बताया कि मुझे पता है। और भागलपुर के वीवर सर हर गांव में सर आज के दिन में भागलपुर में उसकी वीविंग हो रही है, तो वीव करते हैं और मधुबनी जाके वो पेंट होता है हर रोज शाम को। पूरे साल डिफरेंट प्रोग्राम्स हों अलग गुजरात में, सब में जो सम्मान दिया जाएगा वो उसी के माध्यम, ताकि ये कम से कम उनके पास ये रहे। जितने भी डिस्ट्रिक्ट और भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें भी ये जो मधुबनी का है वो भी अवेयरनेस होना चाहिए। अब उसी प्रीत के बाद सहरसा, सुपौल और मधेपुरा को मधुबनी तक पहुँचने में कोई खास समय की लगता नहीं। चलिए सुझाव आपका अच्छा है, बहुत अच्छा, संपर्क में रहिए। सर मैंने आप एक स्टॉल अंगवत चलाया है, तो सर अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपको देना चाहूँगी, लेकिन उन्होंने बाहर रख दिया है, तो जब आप ये मीटिंग खत्म होगी तो मैं आपको स्टॉल बनाकर जी थैंक यू सो मच। 2 ग्रेड में और 9 ग्रेड दोनों में दिखाई देता है। कुछ 4-5 सुझाव लेकर आई हूँ। एक तो नॉन टीचिंग स्टाफ का रिक्रूटमेंट हर यूनिवर्सिटी और स्कूल्स में होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि टीचिंग स्टाफ क्लैरिकल वर्क से ना जुड़ा रहे और उसको पूरा का पूरा टाइम टीचिंग पे डेडिकेट करने के लिए मिले। दूसरा जो सुझाव है वो क्वालिटी टीचर्स का रिक्रूटमेंट, जैसे कि बिहार में हम लोग सब लोग रोज ही न्यूज़ पढ़ रहे हैं, बहुत कम है टीचर्स और रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। और जो हुआ भी है बीपीएससी के थ्रू उसको हुए 11 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। उसके अलावा भी बहुत सारी रिक्तियाँ हैं, इसको अगर भरपाई नहीं होगी तो ये बहुत खराब असर करेगी। जिनका रिक्रूटमेंट हो चुका है, जिनका रिजल्ट आ चुका है, शायद वो भी हमारे स्टेट छोड़ के चले जाए और ये हमारे स्टेट के लिए अच्छा नहीं होगा। ये डिले किसी भी तरह से हमारे लिए सही नहीं है। और तीसरा उससे ही संबंधित एक और चीज़ है कि हमारे यहाँ गेस्ट फैकल्टी को यहाँ बहुत बुलाते हैं जहाँ जहाँ टीचर्स नहीं हैं, तो उनको जो पैसा मिलता है वो यूजीसी के हिसाब से नहीं मिलता। जो 1000 रुपीज़ पर क्लास है वो मैक्सिमम 325 रुपीज़ तक मिलता है। तो ये अगर इसको देखा जाए कि वो उतना ही पैसा मिले जितना यूजीसी का नियम है, तो ये शायद ज़्यादा अच्छा होगा उनके रिस्पेक्ट के लिए भी। और ये हम लोग जानते हैं कि 325 रुपये और 1000 पर क्लास में कितना का डिफरेंस है। तीसरा सुझाव है वो है रिसर्च से संबंधित। रिसर्च में सिर्फ एनरोलमेंट ही सब कुछ नहीं होता। इंटरनेशनल लेवल पे अभी भी बिहार का रिसर्च बहुत ज़्यादा अपना जगह नहीं बना पाया है, और उसका कारण ये है कि उसका जो क्वालिटी चेक होता है वो सही तरीके से नहीं होता। प्लेजरिज्म अगर है तो उसको चेक करने के लिए कुछ भी सॉफ्टवेयर सब इस्तेमाल नहीं करते सबमिशन के पहले। तो ये श्योर करना चाहिए हम लोगों को शिक्षा विभाग में कि जब भी कोई भी रिसर्च सबमिट हो उसके पहले वो सारे नियम को पहले अच्छे से जांच किया जाए कि वो किसी का कॉपी या किसी को खरीद करके डाला हुआ वो रिसर्च नहीं है। इससे हम लोगों का रिसर्च आगे भी जाएगा
और एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अपना कुछ काम कर सकता है। और उससे संबंधित ही है मेरा चौथा सुझाव, वो ऑनलाइन जर्नल्स को लेकर के, क्योंकि बिहार के किसी भी जगह पर, किसी स्कूल, किसी भी कॉलेजेस में, खासकर मेरा सारा सुझाव हायर एजुकेशन से ही है, तो किसी भी कॉलेजेस में ऑनलाइन जर्नल्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है और उससे हम लोग बहुत ही पीछे रह जाते हैं, रिसर्च के लिए मटेरियल सही से नहीं मिल पाता। तो कंप्यूटर की सुविधा और उसमें ऑनलाइन जर्नल्स का सब्सक्रिप्शन, इंस्टीट्यूशनल सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है, जिससे JSTOR और सारा कुछ का सब्सक्रिप्शन हम लोग पटना यूनिवर्सिटी या फिर और भी जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें होगा, तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। हाँ सर, 3.5 साल मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में पढ़ाती थी और अभी पटना यूनिवर्सिटी में वही 11 महीने पहले रिजल्ट आया है UPSC का, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। तो टीचर से अपॉइंटमेंट को ही फैसिलिटेट करने के लिए जैसे हम लोगों ने यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन बनाने का इनेक्टमेंट किया है, बिल पास हुआ है। जिनका रिजल्ट आ चुका है रिजल्ट के लिए 11 महीने हो चुके हैं। इंग्लिश वाला तो आ गया है रिकमेंडेशन, इंग्लिश का रिकमेंडेशन आ ये जो रिकमेंडेशन है उसमें क्या किया? उसमें फर्दर रिक्रूटमेंट करने से भेज यूनिवर्सिटी को मैं 4 सब्जेक्ट्स में आ चुका है। उसमें मैथली यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन को इसके पहले भी 4 साल 5 साल पहले भी एक बार अटेंड किए, लेकिन टेक्निकल कारण से कहीं ना कहीं वरीड है। लेकिन ये आपका जो बहुत अच्छा सुझाव है, ये जो रिसर्च पेपर्स है, रिसर्च पेपर का नकल करके रिसर्च होना चाहिए, इनका सुझाव बहुत अच्छा है। और ये गेस्ट फैकल्टी वाला जो चलता है और सबको मालूम है, आमतौर पर चर्चा होती है कि रिसर्च मतलब कहीं न कहीं से कुछ न कुछ नकल और सुझाव अच्छा है, लेकिन ये सुझाव आपका है मिड डे मील सुझाव नहीं है, मैंने देखा है कि मिड डे मील और बाइसिकल प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है और उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे अट्रैक्ट होते हैं स्कूल जाने के लिए, लेकिन स्कूल जाने के लिए अट्रैक्शन शायद एजुकेशन ज़्यादा होना चाहिए, उसके लिए टीचर्स चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि कोई मिड डे मील खाने के लिए स्कूल जाए और बाइसिकल लेने के लिए जाए, वो वहाँ तक तो पहुँचा देगा, लेकिन उसके आगे पढ़ाना तो जरूरी है। कि कभी जब कॉलेज में पढ़ाती है फुर्सत हो तो देहाती इलाके में और उसको जरूर का बाकी चीज़ों का क्या इम्पैक्ट जरूर आपकी रुचि है, इसलिए हम कह रहे हैं। हाँ, वो हम गए भी कुछ इलाकों में, तो वहाँ पे बच्चों से अगर बात की तो वो लोग यही बोले कि मिड डे मील के लिए जाए, लेकिन टीचर्स नहीं आए। तो अगर टीचर्स नहीं आएंगे तो फिर खा करके आना तो ये बहुत अच्छी बात है। प्राइमरी स्टेज पर हम लोगों ने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जीविका समूह, उसको जिम्मेवारी दी है कि अपने इलाके के टीचर्स का ये स्कूल का इंस्पेक्शन करके वो रिपोर्ट पढ़ाई हो रही या नहीं, टीचर्स जा रहे हैं या नहीं, उन सब उससे रिपोर्ट हुई और उसके हिसाब से उस पर एक्शन और क्वालिटी के लिए तो हम लोग सचेत हैं सर। और अच्छा लेकिन ऑनलाइन जर्नल वाला ऑनलाइन जर्नल में सर, ऑनलाइन जर्नल इस यूनिवर्सिटी को हम पूरा कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं, डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, तो ऑनलाइन जर्नल का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसमें लगे अच्छा गेस्ट जो स्पीकर का मानते हैं हम 1000 तक करते हैं, मिलता नहीं हम करवा दें। अच्छा सुझाव बढ़ा दें। इसमें सर सेल्फ फाइनेंसिंग जो कोर्सेज करते हैं, अभी हाल ही में डिसीजन हुआ मिलेगा, इस फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा। इसमें सर जो सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज चलते हैं सर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं उपस्थित गणमान्य सचिव, मेरा हार्दिक अभिनंदन स्वीकार करें। मैं डॉक्टर सुष्मिता तिवारी दंत चिकित्सक होने के कारण इसी विषय पर अपना विचार व्यक्त करना चाहूँगी। विभिन्न रोगों के निदान हेतु सरकार हमेशा से तत्पर एवं प्रयत्नशील रहती है, परंतु रोग उत्पन्न ही ना हो इसके लिए विचार करना आवश्यक है।
WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्पष्ट किया है कि मानव शरीर का प्रारंभ मुंह एवं इसके वर्तमान दांतों से होता है। अगर यह स्वस्थ रहेंगे तो अन्य रोगों के होने की संभावना अत्यधिक कम जाएगी। सूचित करना अनिवार्य है कि नए अनुसंधान के अनुसार दंत स्वच्छता के अभाव से विभिन्न प्रकार के हृदय रोग उत्पन्न होते हैं। WHO के अनुसार विभिन्न प्रकार के रोगों में दांतों से संबंधित रोगों की व्यापकता सर्वाधिक है। इसके बावजूद मेरे राज्य के अस्पतालों में दंत चिकित्सक सुविधा नगण्य है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दंत चिकित्सक पद स्थापित है ही नहीं। कुछ ही केंद्रों में है भी तो वे मूलभूत उपकरणों के अभाव में अपना कार्य संपादन संतोषप्रद ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। उपरोक्त कारणों से सरकार से मेरा अनुरोध है कि राज्य में दंत चिकित्सा सेवा का विस्तार करना नितांत आवश्यक है तथा लोगों को इस संबंध में जागरूक एवं प्रशिक्षित करना भी अनिवार्य है ताकि रोग उत्पन्न होने की संभावना में कमी हो एवं दंत चिकित्सकों में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सके। अंत में सभी को मेरा प्रणाम एवं धन्यवाद। इसमें 700 हमारे सेक्शन पोस्ट है सर, और जिसमें काफ़ी कम कार्यरत है। तो हमने BPSC को 2015 में एडमिशन भेजा था सर, तो अभी तक BPSC ने नियमित नियुक्ति नहीं की है सर। बात हुई करेंगे सब प्राइमरी हेल्थ सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हमें डेंटल सर्जन की सेवा देनी है सर, लेकिन वही है दंत चिकित्सक के अभाव के कारण हम केवल जिला हॉस्पिटल में कुछ एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर लगेगा। तो तब तक जैसे आप करते हैं वो हमने वो जो डायरेक्शन इंटरव्यू करें, हाँ वही वॉक इन इंटरव्यू का डायरेक्शन हमने 1-2 महीने पहले दिया था। मुझे होपफुली वो 1-2 महीने में हमारे दंत चिकित्सक सभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर चले जाएंगे। तो आप इक्विपमेंट की बात करें, डेंटल चेयर, वो भी हम दिलवा देंगे और इसमें लगे हुए हैं, इसको सुधार होगा। का फॉर्म 2 साल पहले भरा गया था पर उसका इंटरव्यू कॉल अभी तक उसने कुछ क्वेरीज की थी तो उसका हमने जवाब दे दिया, करें तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। फिलहाल तो सबको वाकई इंटरव्यू से बहाल किया ही जा सकता है और तो कर रहे हैं। 350 है हमारे पास कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट में हमारे आप किसी हॉस्पिटल से जुड़ी? जी सर, हमारा अपना क्लिनिक है सर खगौल में। जी सर। आप और हाँ ऐसा चीज़ें तो सब कुछ जरूर है। जी सर, मैं आपको निमंत्रण भी देना चाहूँगी फिर हमारी क्लिनिक में पढ़ाइए। थैंक यू सो मच। सुश्री सुनीता कुमारी। आज के वर्षों में सरकार ने महिलाओं के लिए, खासतौर से बालिकाओं के लिए जो प्रयास किया है, पोशाक योजना, साइकिल योजना, पंचायती राज में 50% आरक्षण और हाल में 35% आरक्षण सरकारी नौकरियों में, इसके कारण सरकारी नौकरी में और गैर सरकारी कार्यस्थलों पर भी महिलाओं की उपस्थिति काफ़ी बढ़ी है। महिला और पुरुष में एक लैंगिक भिन्नता होने के कारण कुछ खास समस्याएं महिलाओं की अपनी होती है। उसको दृष्टिगत रखते हुए मेरा सुझाव होगा सरकारी कार्यालयों में एक कॉमन रूम की व्यवस्था किया जा सकती है। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में या उनके बच्चे छोटे होते हैं या फिर कभी बारिश के दिनों में आते वक्त भीग जाते हैं, ऐसी स्थिति में बहुत ही जरूरी लगता है कि एक ऐसा जगह हो जहाँ थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए। दूसरे कि महिला होने के कारण मातृत्व का दायित्व हम लोगों के ऊपर है। जब छोटे होते हैं बच्चे उस समय क्रेच की व्यवस्था बहुत ही जरूरी लगता है। तो मेरा ये सुझाव होगा कि सरकारी कार्यालयों में नहीं हो तो कम से कम सेंट्रलाइज जैसे सचिवालय में या जिला मुख्यालय में या फिर मंडलीय स्तर पर सेंट्रलाइज रूप से क्रेच की व्यवस्था किया जाएगा तो लोग चिंता हमेशा लगी रहती है, काम करते हुए घर पे रहता है दिमाग। ये तो किया गया था।
पालना घर वगैरह बनाने सर मैं बताऊँगी सर ये बहुत अच्छा। दूसरी बात है कि 35% रिजर्वेशन हो चुका है